सुन लो भाई एक मिनट भाई सुन लो यार, दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे हो तुम, नाक रख के झूठ बोल रहे हो तुम, कान रख के झूठ बोल रहे हो तुम, मुंह रख के झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। मैंने चार जो भी है उनसे लिया ना, हमने कहा लाओ उसको। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं वाटर बोर्ड के ऑफिस में और मेडिकल के हवाले से यहाँ पे मैडम उज़मा साहब मेरे साथ बैठी हुई और आइए पूछता हूँ कि मैडम उज़मा जिस टाइम यहाँ पे आई थी तो उस टाइम क्या हालात थे और आज क्या है, तो इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि असल कहानी क्या है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक हैं। अच्छा, एक्चुअली आपने भी एक क्वेश्चन किया कि जब आप यहाँ पर आई थी तो तब क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। हमने यहाँ पर ज्वाइन किया था जून के बिल्कुल लास्ट के अंदर 2023 के अंदर। अच्छा, मेडिकल OPD का यहाँ पर बहुत बुरा, जो वाटर कॉरपोरेशन के अंदर जो सूरत हाल थी वो बहुत बुरी सूरत हाल थी इसके अंदर। तो यहाँ पर ना लोगों को लेटर्स मिलते थे एडमिशन्स के लिए, ना उनको मेडिसिन्स प्रॉपर मिलती थी, और उसके अलावा ये एक ऐसा वर्किंग ग्रुप था जो कि पीछे से बैठ के तकरीबन इसका बजट मेडिकल का 39 CR का 29 करोड़ का है सालाना, तो उसको वो अपने तौर पे तरतीब दे रहा था। इसके अंदर जो सबसे अहम जो काम और किरदार अदा किया वो सलाउद्दीन साहब जो MD साहब हैं, उन्होंने इसके अंदर इसको किरदार अदा किया और उन्होंने इसको टास्क दिया यहाँ के DMD इमरान जैदी साहब को कि किसी तरह से भी मेडिकल को ठीक किया जाए, क्योंकि लोगों तक उनकी दवाएं पहुंचना और उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिलना ताकि उनकी हॉस्पिटलाइजेशन प्रॉपर हो सके। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया और इस फ़ैसले की बुनियाद के ऊपर उन्होंने यहाँ पर हमारा पहले से डॉक्टर खान लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के हवाले से हमारी कंपनी काम कर रही थी। तो इमरान साहब ने मुझे अप्रोच किया कि आप यहाँ पर हमें टीम प्रोवाइड करें, हमारा जो है OPD यानी एक पूरा ऑप्शनल पूरा ऑपरेशन सिस्टम आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से कवर हो जाए। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप जितने भी पेशेंट ज़ाहिर आप देखेंगे इस वक्त महंगाई के दौर के अंदर आपको पता है 350 रुपये के हिसाब से पर पेशेंट, उसके अंदर हमारा जो है उन्होंने विलिजेंस के चार्जेस, एक ज़ाहिर आउटडोर हॉस्पिटलों में जाना और दिन रात, क्योंकि एडमिशन्स का तो आपको पता है कि फिक्स टाइम तो होता नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने हमें अलग से ऑफ़र दी कि जी 2.5 लाख रुपये होंगे। उसके ऊपर मैंने कहा ज़ाहिर सर इतनी महंगाई है, फ्यूल वगैरह और चीज़ें अगर ज़ाहिर अगर 3 डॉक्टर भी अगर आप रखते हैं ऑल्टर डेज़ के 3 शिफ्टों के अंदर 24 आवर्स के लिए, तो ज़ाहिर है आजकल एक डॉक्टर भी अगर आउटसोर्स भी जाता है तो कम से कम 160, 170, 175 आउटडोर विलिजेंस के चार्जेस हो रहे होते हैं। खैर उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, हम इसके अंदर इतना नहीं पे कर सकते, थोड़ा आप भी कोऑपरेट करें, आपकी कोऑपरेशन भी चाहिए। मैं कहा अच्छा चलें ठीक है, दैट्स वेल। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारे पास डिसाइड हो गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर वर्किंग करना शुरू की। हमारे पास जब वर्किंग स्टार्ट हुई तो हमारे पास वो लोग जो कि वाटर बोर्ड के मेडिकल के अंदर सालों से नहीं आ रहे थे, उन्होंने जब देखा कि एक सिस्टम ऐसा बन गया कि डॉक्टर्स बैठ गए हैं प्रॉपर लेटर। इंटरव्यू में हमने पहले आपको दिखाया था कि जिस तरीके जब हमने यहाँ पे लोग आते हैं उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा हम पहले से काफ़ी हद तक मुतमईन हैं मैडम उज़मा की टीम से, लेकिन अब 4-5 महीने से क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास जब कॉन्टेक्ट नहीं था, एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो आप 4-5 महीने कैसे चलाते? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ये जो सवाल कर रहे हैं इसका सबसे जो जवाब है, ज़ाहिर आप एक एजुकेटेड आदमी हैं, बग़ैर परमिशंस के अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बंदा किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ नहीं सकता। हमें बाकायदा हमने अपना इन लेटर 23 सितंबर को एंड होना था, हमने अपना लेटर सबमिट करवाया 21 को। MD साहब ने एज़ पर एज़ पॉलिसी उसको प्रोसेस किया और उसके बाद पॉलिसी का मतलब ये था कि HRDA को मार्क किया। अब वो जो उसके बाद हमें बीच में हमसे डिस्कशन की गई फिर दोबारा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक अजीब पॉलिटिकल क्लास है ना कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर से ला के ख़ुद काम करना नहीं है, और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से आगे बंदा काम करे तो फिर उसको इन्होंने ख़राब करना है। क्योंकि मैं समझती हूँ सलाउद्दीन साहब ने बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं और बहुत सारे पॉजिटिव उन्होंने काम अल्हम्दुलिल्लाह वाटर कॉरपोरेशन के अंदर किए हैं, और ये उसी की ही सज़ा है जो आज हमें भी मिल रही है। ऐसा नहीं है, मैं इस आबी के सवाल से आपको इस सवाल का जवाब दूंगी कि विदाउट लेटर या किसी भी चीज़ के आपको हमें प्रोसेस किया गया तो हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बैठे हैं। वर्क ऑर्डर हम इनसे पहले दिन से मांग रहे हैं, 23 सितंबर से लेकर अब तक। HRDA इधर से उधर घुमा देता है,
एक बंदा उधर से उधर घुमा देता है, बीच के अंदर वो कहता है इसको दिया उसको दिया। फिर उन्होंने हमें बैठ के एक नेगोशिएशन के ऊपर ही हमें लेके आए कि ये इस तरह से बर्डनेटेड हो रहा है हमारे लिए, ये अमाउंट ज़्यादा हो रहा है जो आप लोग के आ रहा है, तो उसके ऊपर एक हमारे पास इन्होंने ऑफ़र दी कि आप एक फ़िक्स अमाउंट पे ले आएँ। तो मैंने उसके ऊपर इनको एक्सेप्ट किया। उसके बावजूद भी वो जो एक लेटर जो हमें वर्क लेटर है वो आज तक नहीं दिया। अब मेरा सवाल ये है, इन्हीं से ये सवाल मैं करती हूँ कि बग़ैर आप कैसे गवर्नमेंट प्रेमिसेस के अंदर हम आपके काम कर रहे थे? आप इस बात का मुझे जवाब दें। और वर्क लेटर ना देने की वजह, गलती सिर्फ ये है कि अच्छा काम किया, जो यहाँ पर करोड़ों रुपए का करप्शन था उसको कंट्रोल कर दिया, ये गलती है सिर्फ़ और सिर्फ मेरी या एमडी साहब की या इमरान ज़ैदी साहब की ये गलती है कि जिन लोगों को आज तक मेडिसिन नहीं मिलती थी, जिस ग्रास रूट पर आज तक मेडिसिन मिलना शुरू हो गई, तो हमारी सही काम करने की, जो कि आप ओवरव्यू किसी भी वाटर बोर्ड के मुलाजिम से लें तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पर क्या बेहतरियाँ उसके बाद आएंगे। 5 महीने से ज़्यादा हो गए हम लोगों को 1 रुपये की पेमेंट हमारी नहीं की। मेरे अपने हाथों से 34 करोड़ की पेमेंट मैंने निकाली है लोगों की, जो पिछली स्टॉप पेमेंट सालों से खड़ी हुई थी वो मैंने निकाली है। लेकिन मेरी अपनी बिलिंग, मेरा अपना बिल नहीं कंट्रोल किया गया। एमडी साहब ने HRDA को कई दफ़ा ये बात कहा कि आप इनके साथ बैठ जाएं, मसले को हल करने, आप बैठ जाएं, इनके साथ मसले को हल करें। इवन दो कि आज मॉर्निंग के अंदर भी उन्होंने यही बात कही कि आप इनके साथ बैठें, मसले को हल करें। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये पॉइंट आउट किया, देखें हमें यहाँ से ना जाने का लेटर दिया गया कि आप चले जाएँ, और ना इन्होंने ये लेटर हमें दिया गया कि यहाँ पर ये टीम आके बैठ रही है। जाने का तो जब देंगे जब आपको पहले उन्होंने इशू किया होता है, जब आपको परमिशन नहीं दी बैठने की, नहीं ऐसे क्या, आपको तो वो कैसे देंगे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये बात ऐसे नहीं है कि परमिशन नहीं दी, बगैर परमिशन के कोई बैठ नहीं सकता गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। मैं खुद भी कानूनी, देखें जब एमडी ने एज पर एज प्रोसेस कर दिया और इन डेट पे हमने उसको पुट अप कर दिया तो वो कानूनी लिहाज ही होता है। इसको अगर आप लीगल नहीं, राइटिंग से ये बात सारी की सारी है कि विदाउट राइटिंग, तो फिर उन्होंने हमें ये भी तो नहीं कहा ना कि इन पुट अप की एप्लीकेशन ये हमसे सर्विसेज भी तो लेते रहे ना। आप राइटिंग से आपका क्या मुराद होती है? राइटिंग आप किस चीज़ को कहते हैं? इस चीज़ को राइटिंग कहते हैं जो कि 2 घंटे के अंदर बड़े से बड़ा पेपर और नोट शीट चेंज हो जाती है, इस चीज़ को आप राइटिंग कहते हैं। तो मैं तो खैर बहरहाल इस बात की कायल हूँ कि मुझे जस्टिफिकेशन और मुझे जवाब दिया जाए कि इतने अरसे बिठा के जब हम काम कर रहे थे और अगर आपको नहीं काम करवाना था तो आप पहले देते। ये एक्चुअली सज़ा है सलाउद्दीन साहब बेचारों के लिए, इमरान ज़ैदी साहब के लिए, मेरे लिए, कि जी हमने यहाँ पर बैठ के जो इतना बड़ा माफिया और जो इतने बड़ा करप्शन का लेवल था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की है। लेकिन अब लोग अंधे नहीं हैं, अब आवाम जाग चुकी है। सोशल मीडिया एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसके ऊपर खड़े होकर धमाल हो सकती है, हर शख्स अपने राइट के लिए बात कर सकता है। मैं इनसे एक बहुत वाज़ा तौर पे बात करती हूँ और कहती हूँ कि जी ठीक है, आप हमारी पेमेंटें और हमें जो भी, अगर आपको वर्किंग नहीं करानी है आप हमें लेटर इशू करें और हमारी पेमेंटें क्लियर करें, ज़्यादा बेहतर है। ना कि इसके कि फिर चीज़ें फिर वो कहते हैं ना दम दमादम मस्त कलंदर के ऊपर चीज़ चली जाए, तो उससे बहुत बेहतर है कि ये इस चीज़ के ऊपर आएँ तो बेहतर हो। मैडम आप पे एक इल्ज़ाम लगता है यहाँ पे वाटर बोर्ड के अंदर कि जो दवाको, शायद आई थिंक आपका कोई कॉन्टेक्ट में, उससे आप कमीशन ले रही थी, ये इल्ज़ाम भी आप? देखिए दवागो मेरे आने से पहले यहाँ पर आया है और दवागो एक बहुत अथेंटिक इदारा है। और बाकी सेकेंड ये कि जनाब मुझे अगर कमीशन लेना होगा ना, अल्लाह का शुक्र है मेरी इतनी अच्छी वर्किंग है कि अगर मुझे लेना होगा ना तो फिर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमीशन मैं ही खाऊं। मुझे फिर उसके लिए ये इतने छोटे छोटे ये हरकतें करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। और बाकी सेकेंड ये है कि मैंने जो भी अप्रोच की है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल की है। और बहुत सारे, ये तो आपने एक बहुत छोटा सा मजाक वाला इल्ज़ाम बताया, तो बहुत छोटा माइनर सा इल्ज़ाम है, जहाँ तो मेरी बाहैसियत औरत होने के नाते जिस कदर परेशान मुझे किया गया है, मैं यही तो इन प्रैक्टिकल डेज़ के अंदर देख रही थी और सोचती हूँ, और मैं इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होमवर्क करूँगी। मैंने यहाँ से बहुत कुछ पिक किया है कि किस तरह से औरत होने के नाते एक औरत को किस तरह से अंडर द थंब रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन शुक्र है यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है सलाउद्दीन साहब के साथ। इमरान भाई ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, बहुत अच्छा भी रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इमरान साहब को जो अभी बीच में मुअत्तल हो गए थे, नहीं इसकी आपकी सज़ा तो नहीं थी? माइट भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इमरान ज़ैदी साहब का एक माशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है RRG के अंदर,
और बाकी सेकंड ये कि सलाउद्दीन साहब भी ये चाहते थे कि किसी तरह से भी जो स्टॉप पेमेंट्स की क्लाइंट हैं उनकी किसी तरह से पेमेंट आए, इदारे के अंदर बेहतरी आए, लोगों के फंड्स फंसे हुए हैं, लोगों क्राइसिस का शिकार हैं। तो इसी वजह से मुझे भी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा काम देख लें इसका RRG के हवाले से। मैंने भी बाहैसियत एक पाकिस्तानी और एक इंसान होने के नाते काम करने की कोशिश की। मैंने भी कोई चार्ज ना किया, ना मेरे माइंड में था। मैं क्या चलें जो हेल्प आउट कर दिया जाए। तो मुझे भी ये कहा जाता है कि जी आप RRG में पहुंच गई हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े शिकंजरे थे, तो आपको जो सज़ा मिली आपने मेडिकल को छोड़ के जो RRG की तरफ नज़र उठाई तो इस चीज़ की आपको सज़ा मिली है। बाकी जज़ा और सज़ा तो अल्लाह के इख्तियार में। बड़े बड़े हमने फ़िरौनों को, और हमारे बाइसत मुसलमान होने के नाते कुरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ लिखी हुई है, बड़े बड़े लोगों को तबाह और बर्बाद होते देखा है। कोई भी साथ कुछ नहीं लेके जाता, चाहे वो हम हो या आप हो, लेके तो किसी ने नहीं जाना। लेकिन मैडम आप तो एक प्राइवेट बैठी हुई थी, यहाँ पे तो वो लोग अभी तक रुल रहे हैं जो बेचारे यहाँ पे पूरी ज़िंदगी जिन्होंने मेहनत की और रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के पैसे अभी तक नहीं दिए गए, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि आपको ये पेमेंट दे दें? देखिए बहुत सॉलिड बात है आपने जो बात की है कि जो रिटायरमेंट के जो लोग हैं, इसी मकसद के लिए इमरान ज़ैदी साहब को वहाँ पे रिप्यूट किया गया था RRG के अंदर। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस तरह की ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सबसे मेन जो कहते हैं प्रोटोकॉल और सारी चीज़ों को कवर देने का डिपार्टमेंट वो रेवेन्यू ग्रोथ डिपार्टमेंट है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर इमरान साहब को भेजा ही इसीलिए गया था, और जिसकी बड़ी सज़ा उन्होंने भी बेचारों ने भुगती है। तो उसके ऊपर ये है कि अगर रेवेन्यू अच्छा हो जाता है और तो फिर डेफिनेटली पेमेंट निकलनी चाहिए और निकलेगी। और देखिए हम सब अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि ये पेमेंट्स कहाँ से रुक रही होती हैं, क्यों रुक रही होती हैं, कौन कितने पैसे कहाँ खा रहा होता है और क्यों खा रहा होता है, और क्या चल रहा होता है, और कहाँ तक पैसे जा रहे होते हैं और क्यों हो रहा होता है। तो ये तो हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन इसका, और जहाँ तक दूसरी बात है कि जब उन लोगों के पैसे नहीं मिले, इंशाल्लाह उनके पैसे भी रिलीज़ होंगे। MD साहब, सलाउद्दीन साहब जैसा बंदा अगर सीट के ऊपर रह जाता है, अगर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत कि ये जो सियासी जमातों का हेर फेर होता है और ये जो जनाब ये होता है कि इसने ज़्यादा पैसे उसने कम पैसे दिए, अगर ये ना हुआ और MD साहब रुक गए, और जिस कोऑर्डिनेशन के अंदर जिस तरह से इमरान ज़ैदी साहब RRG को लीड करने की इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो इंशाल्लाह हमारी भी पेमेंट निकलेगी और जो बेचारे रुल रहे हैं फ़ंड और बजट के, उनकी भी पेमेंट एक निकलेगी। इल्ज़ाम आप पे और लगता है यहाँ पे कि जिस टाइम आप आई थी तो डबाको के पैसे कम थे, और आपके आने के बाद वो मुसलसल बढ़ते गए और कहने के बाद फेक कई चीज़ें पकड़ी गई। तो इसमें कितने? देखिए मैं आपको बहुत एक बात वाज़ा करूं कि ये तो हकीकत है कि हमारे आने के बाद दवा गो के अंदर चार्जेस बढ़े। उसका रीज़न ये था कि पहले तो वो लोग जो कि घर में बैठे हुए थे, जो आते ही नहीं थे, उन लोगों ने आना शुरू कर दिया। नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ गया आपका, तो ज़ाहिर है जब नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ गया तो नंबर ऑफ़ बिल बढ़ गया। अच्छा, आपने एक बात की कि आपके उससे बहुत सारे फेक निकले। ऑफ कोर्स देखें, हम डिजिटलाइजेशन के ऊपर जाए बगैर आप मुझे आके बोलते हैं कि जी मेरा नाम असलम है मिसाल के तौर पे, और आप एक तस्वीर भी दिखा देते हैं अपनी मुझे, तो मैं तो आपको आपका DNA तो नहीं निकाल रही ना कि आपका क्या है क्या नहीं है। तो बिल्कुल उसके लिए डिजिटलाइजेशन की अशद ज़रूरत है, जिसके ऊपर MD साहब ने भी बहुत कोशिश की, इमरान ज़ैदी साहब भी फोकस थे, और काफ़ी हद तक हम उस टारगेट तक पहुँचे हैं। तकरीबन हमने इस टर्न के अंदर कोई 80,000 से ज़्यादा मरीज़ को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका पूरा डेटा हमारे पास कंप्लीट तौर पे आ चुका है। अब इसको हम डिजिटलाइजेशन की तरफ ही ले जा रहे थे, और MD साहब बहुत फोकस्ड हैं कि इसको डिजिटलाइजेशन पे लेके जाया जाए। लेकिन आपको तो पता है यहाँ का जो हमारे यहाँ की बदनसीबी है, वो बदनसीबी है कि किसी चीज़ को ठीक होने देना ही नहीं है ना। हम तो कब्रिस्तान के अंदर से कफन भी खींच के निकाल के लाने वाली कौम हो गए ना। तो ये मसला चल रहा है सारी की सारी सूरत हाल। तो उसके अंदर ज़ाहिर डेफिनेटली जो फेक लेटर्स हैं, ऑफ कोर्स जो आपको पता है स्टैम्पें भी बन जाती हैं, किताबें भी छप जाती हैं, तो वो ज़ाहिर उसके अंदर पुटअप कहीं ना कहीं, अब वो दवा गो वालों के आउटलेट्स के ऊपर कोई भी जाके लेटर देता है, चीज़ें देता है, तो वो भी उसका एम्प्लॉयमेंट नंबर लेता है। अब ज़ाहिर एम्प्लॉयमेंट नंबर और ये चीज़ें कहाँ से निकल रहे हैं, पुराना खाता सबके पास, जो पुराने काम करने वाले उनके पास मौजूद है। वो कहते हैं अच्छा ये मरीज़ है, वो उसको दवा दे देते हैं। अब वो भी बेचारा उसका कोई DNA तो नहीं कर रहा, पोर्टल तो है नहीं कि यहाँ से पोर्टल पे जनरेट हुई स्लिप और वहाँ पे उसके पास जनरेट हुई और यहाँ पे उसका बायोमेट्रिक कंप्लीट है। और कोई प्रोटोकॉल पॉलिसी यहाँ पर होता है कि अगर आप किसी पॉलिसी को बनाना शुरू कर दें तो जी ये तोड़म दाड़, वो 4 मार धाड़ बदमाशी कि कैसे करोगे, हम देखते हैं कैसे यहाँ पर ये काम किया जाएगा, कैसे यहाँ पे मरीज़ आएगा दिखाने, और ये होगा वो होगा, मल्टीपल टास्क और चीज़ें हैं। और डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि ऑफ कोर्स
कोर्स अब मैंने यहाँ का जो इतना होमवर्क गेन किया है, इसकी स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक एपिसोड्स, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ पॉलिटिकल फिगर और मैं ख़ुद भी जो हूँ पॉलिटिकल एडवाइज़र हूँ, एक क्वालिफाइड बंदी हूँ। तो इसको ज़ाहिर है अब मैं भी अपना जो चैनल और पॉडकास्ट और उसके अलावा हाई लेवल पर अब मैं इसको लेके जाऊंगी, एक एक चीज़ को ओपन करके मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या निज़ाम के अंदर किस तरह से क्या क्या गड़बड़े हैं और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थी मैडम उज़्मा और जिनकी आपने क्वेश्चन थे, जब यहाँ पे बैठी हुई थी तो यकीनन यहाँ पे कई टीमें इनके ख़िलाफ़ भी काम कर रही थी, इनके हक़ में भी काम कर रही थी, लेकिन ये वहाँ पे डटी रहीं। लेकिन आज वो दिन है कि यहाँ डॉक्टर ईसा ने टेक ओवर कर लिया। किस उस पर कर लिया, क्यों करा, ये मैं कोशिश करूँगा कि डॉक्टर ईसा से भी हम गुफ्तगू करें कि आया क्यों ऐसा हुआ। अब मैं उधर आता हूँ कि मैडम उज़्मा ने जिस टाइम बंदों को हायर किया था वो किस बिहार पे किया था, क्या गवर्नमेंट के उस पर या अपने उस पर? अगर आपने उस पर किया था तो मैं जिस चैनल में काम करता हूँ, अगर मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी, कब तक नहीं मिलेगी, मैं क्यों काम करूँगा, कैसे, क्योंकि इससे जिम्मेदार भी डॉक्टर उज़्मा होगी। मैडम ये बताएं कि बंदों को हायर आपने किया था? ऑफ कोर्स देखिए, यहाँ पर डॉक्टर खान लेबॉर्ट्री वर्क कर रही थी, ठीक है। डॉक्टर खान लेबॉर्ट्री के वर्क करने के ऊपर ही हमें ऑफर का दिया गया था कि जो हमारा काम है उसके अंदर हमें ये इस तरह से एक ओपीडी जो है ऑपरेशन ऑपरेट करना है और इसके ऊपर आप काम करें। तो उसके ऊपर डेफिनेटली लोगों को हमने हायर किया। जिम्मेदारी आपकी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अभी भी जिम्मेदारी को ओन करती हूँ मैं कहीं भागने वालों में से नहीं हूँ और मैं जिम्मेदारी को बिल्कुल ओन करती हूँ और मेरी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया। जितने एक स्वीपर से लेके और एक मेरा अकाउंट ऑफिसर तक, मेरे आईटी डिपार्टमेंट का, मेरे एडमिशन डिपार्टमेंट का, मेरे रिसेप्शन का, मैं इन सब की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मेरे जितने भी लोग हैं मैं इन सब की बहुत थैंकफुल हूँ। इन लोगों ने बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी के साथ काम किया। अच्छा, हमारा, मैंने इनको पहले तौर पे बता दिया था, हमारे वर्क ऑर्डर के ऊपर वाज़ह तौर पे मेंशन है कि पर मंथ वाइज हमें पेमेंट्स क्लियर की जाएंगी। तो इन्होंने अपनी कमिटमेंट के ऊपर बरकरार नहीं रहे, ठीक है ना। अच्छा, और मैं करीब 22 दिन के बाद जब मैं डॉक्टर इरशाद साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा 90 दिन का मैडम उज़्मा को अपना पीछे बैकअप लेके चलना चाहिए। नहीं, मैंने वाज़ह तौर पे एक बात क्लियर की थी, मुझसे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है वो मौजूद है और अब एज़ पर एज़ HRD अप्रूवल के मौजूद है वो, उसके ऊपर वाज़ह तौर पे ये क्लियर लिखा हुआ है कि मंथली बेस के ऊपर आप मुझे पेमेंट करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं किसी किस्म का भी बैकअप लेके नहीं आई हूँ। मैंने बहुत वाज़ा क्लियर किया और मैंने ये वाज़ा तौर पे बता दिया था कि मुझे अपने स्टाफ को देने के लिए मंथली बेसिस पे सैलरी चाहिए। इसीलिए ये पॉइंट, तीसरा जो उसके अंदर पॉइंट है वो यही पॉइंट है कि मंथली बेसिस पे आपको पेमेंट की जाएगी। ये बात तो उसमें मेंशन है, लिखी हुई है और डेफिनेटली, और मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान हूँ कि पेमेंटें स्टॉप हैं, मेरे स्टाफ की पेमेंटें स्टॉप हैं, उनको कहीं ना कहीं से कुछ, फिर भी मैंने कहीं से कुछ किसी को दिए, किसी के कुछ रह गए, किसी के कुछ रह गए, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा स्टाफ है। अब ये थोड़ी है ना, मेरे पास यहाँ पर कोई लेटरबाजी थोड़ी है या मेरे पीछे बापों की कोई जागीरदारी थोड़ी ना थी, और ना अगर मैंने कमेंट किया होता तो ज़ाहिर है डेफिनेटली मैंने इसके ऊपर मैंने किसी से ये कमेंट नहीं किया कि नहीं जी मैं 90 दिन का बैकअप लेके चलूँगी, और ना मैंने ऐसा किया और ना मैं अभी भी इस चीज़ को ओन करूँगी, आइंदा भी कभी भी। जब बंदे आपने हायर किए थे, क्या उन्हें बताया था आपने कि मैं 2 या 3 महीने के बाद उनको पेमेंट दूंगा? नहीं, बात सारी की सारी है कि मुझे ख़ुद भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये इस कमिटमेंट को करने के बाद कि पर मंथ के ऊपर जो है पेमेंट क्लियर की जाएगी और उसकी पेमेंट को ये कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। ऑफ कोर्स मुझे तो नहीं पता था ना, अभी बम यहाँ फट जाए तो आपको पता है कि बम फटेगा, नहीं पता ना। तो इसी तरह से मुझे भी नहीं पता था कि 350 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से और मंथली कमिटमेंट करने के बाद पेमेंट ही नहीं क्लियर करेंगे। सवाल यही पैदा होता है कि जिन लोगों ने जिन्हें आपने हायर किया, अब बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो अपने बच्चों को तालीम भी देते हैं, घर का किराया भी देते होंगे, राशन भी भरते हैं, और हालात क्या चल रहे हैं, महंगाई, तो वो किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे? 4 महीने हो चुके हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलने, तो अब कैसे मैनेज करेंगे और क्या करेंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, सबको पहले दिन से नज़र आ रहा था कि क्या चल रहा है, ठीक है। हर जितना भी स्टाफ था, कि कोई मैं अपने स्टाफ को डिसहार्ट करने के लिए ये बात नहीं कह रही, ये मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ कि मैं अगर कहीं जॉब करती हूँ कि मुझे 1 महीने की पेमेंट नहीं मिली, दूसरे महीने में नहीं मिलती, तो मेरा अपना राइट होता है कि मैं कंटिन्यू करूँ या छोड़ के चली जाऊँ, ठीक है। ये इन लोगों की बहुत मोहब्बत और इनका प्यार था कि स्टिल रुके हुए हैं, और मेरा स्टाफ ऐसा है कि मैं अभी भी इनको बोलूँ तो ये आधी रात को भी खड़े होंगे, तो डेफिनेटली मैं इनको पीछे तो नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी करूँगी, चाहे अपना सर फाड़ूंगी या आपका सर फाड़ूंगी, लेकिन पेमेंट तो मुझे इनको करवानी है हर हाल में। और मैं भी इंशाल्लाह यहीं से निकलवा के, क्योंकि यही हमारा हक़ है और यही तरीक़ेकार है। ऐसे कब तक सारी दुनिया अपने मुंह को टेप लगा के और चंद लोगों के हाथों जलील और ख्वार होती रहेगी?
क्यों हम जलील और ख्वार हों? हमारे मेहनत के पैसे हैं। मैंने 34 करोड़ रुपए यहाँ पे मेरी कंसल्टेंसी की साइनों की सिग्नेचर की बुनियाद पे हॉस्पिटलों को पेमेंट करवाई है। तो मेरी अपनी जो पेमेंट है पूरे आधे साल की जो पेमेंट है तो वो मुझे नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी और क्यों नहीं मिलेगी? हम फाइट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं हम जैसे कहते हैं ना बाय बर्दी जिहादी हैं सारे के सारे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बात कही जाए कि जी आपने तो आपको दिया गया था तो आपको पहले से पैसे रखने चाहिए थे तनख्वाहें क्लियर कराने के लिए। क्यों आपके क्या किसके यहाँ पर बाप का गवर्नर राज है कि जो हमें पैसे रखने चाहिए थे? भाई मैं नहीं हराम खाती, नहीं था मेरे पास बैकअप, जब भी तो तुमसे लिखवाया था कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि तुम्हें पर मंथ पेमेंट क्लियर करनी है मेरी। तो मुझे अगर ऐसा होता, मेरे बाप का राज होता या मैंने भी हराम खाए होते तो मैं भी बैकअप बना के लेके आती, या मुझे भी पता होता मैं यहाँ पे पैसे बनाने के लिए आई हूँ। ऑफकोर्स मैंने मेहनत की है, जो मेरे जायज़ पैसे हैं, जो डिसाइडेड पैसे हैं, वो तो मेरा हक बनता है, वो तो आपको देना ही होगा और वो मैं लूँगी। तो इसमें ये सब बातें बेकार की बातें हैं कि आपको देनी चाहिए थी, आपको कंटिन्यू करना चाहिए था। आप पहले दिन कह देते कि नहीं जी ये 350 रुपये के हिसाब से मुमकिन नहीं और ये हम आपको हर महीने नहीं देंगे। हम तो आपको जिस तरह पूरी दुनिया को हम जलील करते हैं वैसे ही जलील करेंगे आपको। तो फिर अगर कंटिन्यू करती तो फिर वो मेरी गलती थी। अभी तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उसके ऊपर तो खोल के पढ़े ना HRDA कि उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और अभी भी ये जिस तरह से आके आपने बग़ैर लेटर, आपने तो हमें डिसकंटिन्यूशन का लेटर नहीं दिया, आपकी तरफ से तो हमें डिसकंटिन्यूशन का लेटर नहीं है। तो फिर ये कौन से एथिक्स हैं? हमने तो एक दिन की प्रोटेस्ट के हमारी जो है पेमेंट को क्लियर कर दो, एक दिन का प्रोटेस्ट एहतजाज किया था। हमने कोई ये तो नहीं कहा था कि हमने OPD ख़त्म कर दी तो आपने लाके जी टीम को बिठाया। आपको कोई एथिक्स हैं यहाँ का? HRDA को या जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या सारे सिफारशी 2 ग्रेड वाले जो लोग हैं वो जाके 20 ग्रेड के ऊपर बैठ गए हैं? तो क्या सभी सिफारशी बैठे हैं? तो कोई पढ़े लिखे भी बैठे हैं, तो कॉन्सेप्शनल बैठे हैं, तो फिर पढ़े लिखे बंदे बात करें ना इस चीज़ के ऊपर। आखिरी 2 सवाल हैं, मुख्तसर सा जवाब। अब डॉक्टर ईसा बैठ चुके हैं, गेट ऑफ कर लिया उन्होंने, अब आप क्या करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर ही नहीं तो फाइट किस ब्याह पे करेंगे? कोई राइटिंग में आपके पास अभी 5 महीने से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी तनख्वाह भी रुकी हुई, जो 2-2.5 लाख रुपए जो भी है वो भी रुकी हुई, बच्चों की आपकी रुकी हुई, तो आप फाइट कैसे करेंगे लीगल तरीके से? देखिए अल्लाह का शुक्र है जितने पेपर्स मेरे पास हैं वो लीगल फ़ाइट के इनफ हैं। मैंने जी बिल्कुल 5 महीने के, क्योंकि जो मैंने प्रोसेस लेटर अपने एक्सटेंशन का दिया था उस पर MD साहब ने मार्क किया है HRDA को। ये फॉल्ट है अब HRDA का, क्योंकि मेडिकल अंडर में आता है HRDA के। तो इसका तो सवाल का जवाब अब आपको HRDA ही देगा, चाहे वो लीगली दे कहीं पर, अगर हम किसी अपने केस को अगर आगे जाके पुटअप करते हैं, या वो पॉलिटिकल लेवल पे दे, चाहे वो यहीं इंडोर वॉल्स के अंदर दे। इसका जवाब तो आपको HRDA ही देगा। ठीक है, एक आपका ये सवाल था। दूसरा सवाल ये है कि जो आपके डॉक्टर ईसा जो यहाँ पे टेक ओवर कर लिया, तो मेरा इसका जवाब भी मेरा ही सवाल बनता है HRDA से, क्या उन्होंने हमें डिलिस्टेशन का लेटर दिया? क्या उन्होंने हमें लेटर दिया कि ये लोग आप यहाँ पर नहीं हैं, यू आर नथिंग मोर, अब आप यहाँ पर नहीं हैं? उन्होंने लेटर दिया और जो दूसरा बंदा यहाँ पे आके बैठ गया। भाईजान ये कैसा HRDA है? मुझे भी तो कोई सिखाए ना, मुझे भी तो कोई बताए। इतनी तो तालीम मेरे पास भी है और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहतर तालीम है। ये कौन सा निज़ाम है? ये किसकी, ये वाटर बोर्ड किसकी वालदैन की जागीर है? ओ भाई, वी आर अ पब्लिक। बाद में गई बात कि हम यहाँ पर क्या काम कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। वी आर अ पब्लिक, हम सवाल कर सकते हैं, हमारा हक है ये सवाल करने का। और सिर्फ मैं यहाँ पे एक अकेली मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत अल्लाह का शुक्र इस टीम के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। और ऑफ कोर्स ये सवाल बनता है यहाँ पर कि भाई आप कर क्या रहे हो क्या रहा है, किया क्या आपने ये सब। जी नाज़रीन, ये थी मैडम उज़्मा और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्हीं की ज़बानी असल कहानी क्या थी, जिस तरीके से डॉक्टर ईसा ने आज टेक ओवर किया, क्योंकि उन्हें भी लाया गया यहाँ पे, लेकिन मैडम उज़्मा को अभी तक नहीं बताया गया कि आप यहाँ से चली जाएं या यहाँ बैठें। लेकिन अभी तक ये अपने ऑफिस में बैठी हुई अपनी टीम के हमरा, लेकिन इन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। वो लोग बैठ चुके हैं सरकारी सतह पे। अब आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, किस तरीके से मैडम फाइट करेंगी, क्या करेंगी जो इन बच्चों की तनख्वाहें निकाल सके। अब मैं कोशिश करूँगा कि डॉक्टर ईसा जो यहाँ पे आ चुके हैं उनसे भी आपकी गुफ्तगू कराऊँगे कि वो क्या कहते हैं, और क्या उन्हें डॉक्टर ईसा को ये बात नहीं पता है कि इससे पहले जब मैडम उज़्मा यहाँ पे बैठी हुई थी उन्हें जब तनख्वाह नहीं दी गई, क्या डॉक्टर ईसा आकर तनख्वाह ले लेंगे या नहीं लेंगे, या फ़ी सबीलिल्लाह काम करेंगे। या ये चलता हूँ और डॉक्टर ईसा से बात करता हूँ।
जी नाज़रीन, आपने देखा जिस तरीके से मैंने मैडम उज़मा से बात की, उनका पूरा इंटरव्यूज़ मैंने कवर किया और हर वो तल्ख सवाल किए जो कि एक सहाफ़ी करता है। और ये वो डॉक्टर ईसा की कुर्सी है और यहाँ लोगों का कहना है कि वो 10-15 मिनट पहले उठकर चले गए, भीड़ जब उन्होंने देखी। और मैंने भी जब मैं यहाँ पे आया हूँ 3 बजे और डॉक्टर ईसा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूँ आपसे और आपको कमेंट्स देकर जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ 12 बजे से बैठा हूँ और अभी मैक्सिमम 5 बज चुके हैं, लेकिन डॉक्टर ईसा यहाँ से निकल चुके हैं। आया क्यों निकले, क्या उनकी मजबूरी थी, क्यों वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते थे, मैं काफ़ी जगहों से यहाँ पे नीचे ऊपर जाकर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर ईसा का अभी तक कोई पता नहीं। कोई कह रहा है नमाज़ पढ़ने गए, कोई कह रहा है इरशाद के कमरे में, कोई कह रहा है एमडी के कमरे में, लेकिन कहाँ है कोई पता नहीं। दोनों सीटें डॉक्टरों की खाली पड़ी, लोग बाहर खड़े हुए और परेशान हो रहे हैं जो इतनी दूर से आए हुए, आखिर वो अपने पैसा खर्चा करके आए यहाँ पे दर्दनों की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ईसा का अभी कोई पता नहीं। तो यहाँ पे और लोग खड़े हुए, आइए पूछता हूँ कि हकीकत क्या है और क्या कहें। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है सर। क्या करते हैं आप? सर मैं वाटर बोर्ड में ड्यूटी करता यहाँ क्यों आए? हूँ। सर ये दवाई के लिए आया हूँ सुबह। कितने बजे पहुँचे? मैं सर सुबह भी इधर ही था। तो क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ? सर जी सुबह जब मैं आया था तो वो बोले थे हड़ताल हो गई है, तो वो नहीं आ रहे, तो फिर मैं वापसी चला गया था। हड़ताल क्यों हो गई, क्या मसला था? वो बोल रहे हैं पैसों का मसला है कि पैसे नहीं। पैसों का मसला, तो आप किस उसमें पिस रहे हैं दोनों तरफ से? सर जी हम तो ख्वार हो रहे हैं, अभी भी देखें फिर आए हैं 4:30। आप आए हैं? सर मैं मलिर कैंट से आया हूँ। लेकिन नाज़रीन ये मलिर कैंट से आया हुआ बंदा सुबह से, लेकिन अभी तक 5 बज चुके और यहीं खड़ा हुआ, अभी आप कुछ भी नहीं हुआ। नहीं सर कुछ भी नहीं हुआ। क्या ऐसा करेंगे फिर अपने यहाँ से? क्या करेंगे, इंतज़ार कर रहे हैं अगर हो जाए कोई काम तो। अच्छा, मैडम उज़मा जो यहाँ पे चला रही थी उससे कितनी हद तक आप मुतमईन थे? वो सही थी। वो सही थी। हाँ जी काम करवा रहे थे, वो काम चल रहा था, लेकिन काम करते हैं। ये एम्प्लाई है और इनका कहना है कि जब मैडम उज़मा यहाँ पे थी मैं मुतमईन था और आज जिस टाइम भी आता उस टाइम दवा मिल जाती, लेकिन अभी डॉक्टर ईसा ने जो टेक ओवर किया है आज 3 बजे मैक्सिमम, और इससे पहले इनको लोगों का कहना था, जो मेरे जराए हैं उसका कहना था कि 1 महीना पहले इनको अपार्टमेंट लेटर मिल चुका था, लेकिन मैडम उज़मा को हकीकत को से आगाह नहीं किया गया। जब मैडम उज़मा की टीम यहाँ पे सुबह आई तो उनको निकाल कर बाहर किया गया और यहाँ पे जो पहले लोग बैठे थे, जिनसे लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं, कि लोग मुतमईन नहीं थे, लेकिन आज फिर वही एम्प्लाई दर की ठोकरें खा रहा। तो मेरे साथ और एक साहब मौजूद है, आइए पूछता हूँ। याकिब भाई आप क्या हैं यहाँ पे? एम्प्लाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड करने का। आए हैं? मेडिसिन लेने आया था दवाई के लिए, मगर यहाँ पे जब आया हूँ तो पता चला कि सिस्टम सारा चेंज हो चुका है, डॉक्टर ही नहीं है। 4 बजे से यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ, अभी तकरीबन 5:10 हो गए, डॉक्टर ही नहीं है। रजिस्टर डॉक्टर उठ के 4 बजे चलेगा यहाँ। लेकिन डॉक्टर ईसा तो 3 बजे यहाँ पे टेक ओवर कर लिया था। नहीं सर, मैं तकरीबन 4 बजे आया हूँ तो यहाँ रजिस्टर अभी तो अच्छे खासे माशाल्लाह से यहाँ पे तकरीबन 150 एम्प्लाई खड़े हुए थे, सब ऐसे ही गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करके हमारा मेडिकल का सिस्टम सही हुआ था। अब मेरा अपना ज़ाती फ़ंड है जो 9 महीने से चेक डिपार्टमेंट फंसा हुआ, सिर्फ चेक के लिए। कोई लाखों रुपए का नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए का चेक है, वो साला 8-9 महीने से फंसा हुआ है। अल्लाह करके भाई ये माशाल्लाह से अभी ये मेडिकल का सिस्टम सही हुआ था और ये अभी ख़राबी की तरफ जाएगा। लेकिन ये तो बदनसीबी, अगर हम देखें जिस तरीके से आपके एम्प्लाई जब रिटायर हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी इस इदारे को देते हैं, अपने बच्चों से दूर रहकर, अपनी फैमिली से दूर रहकर, इस इदारे को रात दिन ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, उसके बाद जब रिटायर होते हैं तो वो पैसे भी उनको बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। या तो पैसे दें रिश्वत तो पैसे मिलते हैं, वरना दर की ठोकरें खाते हैं। यही कहानी चल रही है और कुछ नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अल्लाह करके हमारा मेडिकल का निज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, कि पहले ये निज़ाम नहीं था। पूरे 2-2 महीने 3-3 महीने मेडिकल बंद था। अब अल्लाह करके जब से डॉक्टर उज़मा आई थी, मेडिकल का सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है। मैं यही इसी बारे में कह रहा हूँ कि अभी मेरे अपने खुद ज़ाती बता रहा हूँ, 9 महीने से फ़ंड का चेक रुका हुआ है, मेरा अपना ज़ाती फंड है। मैडम उज़मा आपको कोई रिश्वत तो नहीं देते थे? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे खबरें चलती हैं कि मैडम उज़मा गलत कर रही थी, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें देखें, हम डॉक्टर उज़मा से हमें कोई वो नहीं है, ज़ाती कोई इख्तलाफात नहीं है। हमें सिर्फ अपने ऑफिस से निकलना है, यहाँ आना है, साइन करवाना है, चले जाना है। ना डॉक्टर उज़मा में मेडिकल से दवा ला के दे रही है, ना यहाँ मंगवा के दे रही है। हम मेडिकल जाएंगे तो दवा मिलेगी, यही सच्चाई है और इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब मैडम उज़मा आई थी तो दवा को आई थिंक आपका कोई मेडिकल उसमें कम थे और अब उनके आने पे उस पर पैसे ज़्यादा पड़ गए। लेकिन मैडम उज़मा का जब मैंने इंटरव्यूज़ किया, उन्होंने कहा कि इसलिए ज़्यादा हो गए क्योंकि जो लोग 10-10 साल से दवा लेने नहीं आ रहे थे वो अब आने लगे, तो यकीनन आपको तो रेट तो होगा। असल में कहानी ये है कि बात हकीकत है। देखिए, हमें दवाइयाँ नहीं मिलती थी,
हमें अगर पहले अगर हमारे मेडिकल का पर्चा बनता था तो मेडिकल पे जाके हमें दवाइयाँ देता नहीं था, वो एक स्लिप बनाता था कि आपके ये बैलेंस होगा ये ले लें। अब वो एक छोटी सी पर्ची आप अपने वॉलेट में कितने महीने संभाल के रखेंगे? वो हर महीने वाटर बोर्ड से पेमेंट ले रहा है, हमें मेडिसिन नहीं दे रहा, ना हमें उसके पैसे चाहिए। मगर वो बोलता था आप जनरल आइटम ले लो। अब मेरी अगर वाइफ को अगर मेडिसिन खा रही है तो मुझे बताया मैं उसको क्या जनरल आइटम खिलाऊँगा? नाज़रीन, ये एम्प्लाई हैं यहाँ के, लेकिन इनका कहना है कि जब अभी डॉक्टर उज़्मा यहाँ से चली गई, जिनको निकाला गया और अभी डॉक्टर ईसा यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इन लोग एम्प्लाई का कहना है कि हम पहले बहुत मुतमईन थे डॉक्टर उज़्मा से, लेकिन आज मेरा हाल ये है कि मैं सुबह से यहाँ पर भूखा प्यासा यहाँ पे बच्चों को छोड़कर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे दवा नहीं मिली। डॉक्टर ईसा यहाँ से जा चुके हैं। आया कितनी हकीकत है तो इन्हीं की ज़ुबानी आपने हकीकत सुनी। तो मेरे साथ और भी साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है और क्या है? मेरा नाम तो सैयद अकबर अली है, टैक्स में इंस्पेक्टर हूँ। मुझे इस मेडिकल का यहाँ पे कुछ हालात का कुछ ज़्यादा ख़बर नहीं, क्योंकि मैंने 15 सालों में ये मेडिकल यूज़ ही नहीं किया। यहाँ की जो सिचुएशन थी इसकी वजह से अभी सुना था कि जब बेहतर हो गया तो मैंने कोशिश की 1-2 दफ़ा, लेकिन एक दफ़ा जब आए तो पता चला वो हफ्ते की कुछ हो गया, हफ्ते की दवा मिलेगी। तो वो मेरी मिसेस की दवाई महीने की 400 रुपये की थी, तो मैंने क्या आना था यहाँ पे। अभी मैं अपनी वालदा के लिए आया था ये दवाओं के लिए, लेकिन वो फ्राइडे को यहाँ हड़ताल थी, वापस चला गया। अभी मैं तकरीबन 15 मिनट बाकी थे 5 बजे में जब मैं आया था यहाँ पे, तो यहाँ कोई भी नहीं था। तो ये मैंने तो यहाँ यूज़ ही नहीं किया वाटर बोर्ड का साल से मेडिकल। अभी ये ख़बर सुनी थी कि बड़ा अच्छा हो गया है, इसलिए मैंने 1-2 दफ़ा कोशिश की है इस्तेमाल करने की, लेकिन ये फ्राइडे को हड़ताल थी और आज जो है 15 मिनट बाकी थे 5 बजने में, यहाँ कोई नहीं था। मुझे मालूम ये एम्प्लाई है और इनका कहना है कि मैं 15 साल से यहाँ पे दवा लेने नहीं आया हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ के निज़ाम डॉक्टर उज़्मा के आने के बाद सही हो गया है, तो मैं आपको बाहर भी दिखा सकूँ कि अभी भी लोग एम्प्लाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं। आखिर डॉक्टर ईसा को क्यों लाया गया, क्या वजूहत थी, क्या मुश्किल थी और डॉक्टर उज़्मा का क्या मसला था, कुछ नहीं पता किसी को किस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि जब तक किसी के पैसे क्लियर नहीं किए जाते तो यकीनन आप किसी को नहीं ला सकते। लेकिन डॉक्टर ईसा ना तो मेरे चाचा ताए के बेटे हैं और ना तो डॉक्टर उज़्मा से मेरा कोई ताल्लुक़ है, लेकिन जो हकीकत है वो CNBC इंशाल्लाह आपको दिखाता रहेगा। हमारा रिकॉर्ड है CNBC का कि हमेशा सच्चाई को हम सामने लाते हैं। जी, मेरे साथ एक और एम्प्लाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, आइए पूछता हूँ उनसे भी कि जिस तरीके से लोगों ने अपने कमेंट थे वो भी आपने सुने। और क्या नाम है सर आपका? जी, परवेज़ नाम है मेरा और क्या है एम्प्लाई आप? वाटर बोर्ड का एम्प्लाई हूँ मैं भी। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले सुनने में आ रहा था कि जी डॉक्टर साहब जो 5 बजे से पहले उठ गए। ऐसा नहीं है, मैं खुद मौजूद था अंदर। जितने लोग थे वो इस तरह था कि 7 बजे से पहले वो हट नहीं सकते थे, इतने लोग थे। ठीक है, हमने उन्हें 4:30 बजे कहा कि आप बुकें दें, अपने साइन करवाएं और फिर चले जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। ठीक है, 5 बजे तक जितना हो सकता था उन्होंने किया। उसके बावजूद वो नमाज का जब टाइम हुआ 5 बजे वो यहाँ से निकल गए। अभी टाइम हो रहा है 5:15। ठीक है, 15 मिनट तकरीबन उनको हो गए निकले हुए यहाँ से। आप ये कह रहे हैं कि वो पहले, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके एम्प्लाई ने कहा कि वो 5 बजे से पहले यहाँ से चले गए। झूठ बोल रहा है, गलत नहीं, सुनो 4 बज गए वो निकल चुके थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ से हम खुद इन सब से कहा आप बुकें दें। सुनो, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल सुनो, हमने साइन कर, मैंने साइन करवा के दिए सबको साइन करवा के दिए, सबको कहा, सबको बुकें दी। ये खड़े में ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी, यहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद हैं सारे। ठीक है ना, अब सारे यहाँ पर मौजूद थे, उसके बावजूद इस तरह के नहीं गलत है। सुन लो भाई, 1 मिनट भाई, सुन लो यार, दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे हो तुम, नाक रख के झूठ बोल रहे हो तुम, कान रख के झूठ बोल रहे हो तुम, मुंह रख के झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। जो भी है उनसे लिया ना, हमने कहा लाओ उसको। मैंने 4-5 बंदों से लिया, काम हुआ है, हम लोग यहाँ पे थे। मैंने 4-5 काम गलत बयानी कर रहे हैं। यही कहा। बिल्कुल, इस वजह से कि वो टाइम के बाद जो आएगा, आप देखिए इतनी लाइन लगी है। जब टाइम खत्म हो गया, जो अंदर थे उनका काम बिल्कुल होगा। ड्यूटी वाले ये मौजूद हैं, दूसरा भाई जैन भाई मौजूद हैं, पोस्टिंग वाला मौजूद है, दूसरे लोग मौजूद हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो नहीं है? आप अगर 5 बजे के बाद आगे भी आप धौंस जमा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, लेकिन तरीके से होता है ना काम। जब सबको कहा मैं 12 बजे यहाँ पे आया था, उसके बाद मैं चला गया हूँ, उसके बाद फिर अभी आया हूँ तो डॉक्टर साहब नहीं थे। उनका टाइम वो आपके एम्प्लाई टाइम बिल्कुल हम यही कह रहे हैं
जिस तरह इन्होंने प्राइवेट अमला रखा हुआ था, जिस तरीके से वो काम कर रहा था, उनका एक अलग मामला था। लेना देना वो इनका मामला। हम पहले से ये कह रहे थे कि भाई जो वाटर बोर्ड के लोग हैं उनको मौका दो, उनकी जो ड्यूटियां लगी हुई हैं, जो अमला आपने भर्ती किया हुआ है वाटर बोर्ड का, वो किस काम के लिए? उनको आपने वो साइड पे जो ना सीओडी पे बिठाया हुआ, वहाँ पे क्यों बिठाया आपने उनको? डॉक्टर उज़्मा यहाँ पे क्या कान पे टीटी रखकर आ गई तो उनको बैठाया गया? ये तो ऊपर वाले जवाब देना इसका। टीटी रख के आई या फूल रख के आई, मुझे नहीं पता भाई इसका। ये तो वो जवाब देंगी, ये उनका काम है। हम ये जानते हैं कि हमारा अमला वो साइड पे क्यों बैठा हुआ था वहाँ पे, उसको क्यों नहीं आपने काम पे लाया। आज अब ये झगड़ा चल रहा है, लेन देन का मामला आ रहा है, इतने दिन से तनख्वाह नहीं मिली, इतने महीने से नहीं, तो अब आप झगड़े पर आ गए हो। आप इस तरह के ये बंद करना, अचानक से बंद करना, ये क्या मामला है? जब एक काम अच्छा, सुने आप, जब अच्छा काम चल रहा था बिल्कुल हम उसकी तारीफ कर रहे थे, जब बेहतरीन काम हो रहा था हम बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन जब परेशानी आ रही है तो फिर हम कह रहे हैं कि ये परेशानी क्यों आई। इस परेशानी को पहले आपने हल करना था ना, जब आपको मालूम था कि भाई प्राइवेट अमला रख रहे हैं तो उसी हिसाब से मेंटेन भी करना था ना आपने। ऐसा तो नहीं है 5000 लोग उठ के आ रहे हैं तो आप क्या करें? अभी वो 5 बजे के बाद आप उनका सर फाड़ोगे क्या? जब ये मौजूद थे, जब क्या हो रहा था? जब भी यही था, 5 बजे टाइम था, खाने का जो टाइम था 1 घंटा, वो सब चीज़ें नोट हो रही हैं। ऐसा नहीं था, सब चीज़ें हैं वो मेंटेन हो रहा है। लेकिन अभी आज एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ईसा अकेले थे, दूसरे जो डॉक्टर साइड पे बैठे हुए वहाँ पे सीओडी में, उनको आप लेकर आए, यहाँ बिठाएं उनको भी काम में लेकर आए ना। वहाँ भी अपॉइंटमेंट आपने जब किए हैं, अगर प्राइवेट भी रखते हो तो वहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो। सहूलत देना मकसद है, सहूलत देना मकसद है भाई। यहाँ पे 30 साल हो गए मुझे भाई। 30 साल हो गए। 30 साल में इससे पहले डॉक्टर उज़्मा आने से पहले क्या पोजीशन थी? पहले भी पोजीशन यही थी जो अभी है, सेम यानी हालात खराब सेम थे। है। डॉक्टर इसी तरह उज़्मा के आने के बाद क्या? नहीं, इसी तरह चल रहा है, जिस तरह जो 1 या 2 डॉक्टर होते थे, जैसे चल रहा था मामला वैसे ही चल रहा है। आने के बाद हमें सहूलत ये हुई थी कि हमें तकलीफ ये दूर हो रही थी कि हमें लोगों को थोड़ी सी सहूलत ये हुई कि काम हो रहा था, बेहतरीन हो रहा था। एक पटरी पे लेकर आ गए तो अब उसको चलाएं। हम ये कह रहे हैं उसको बेहतर कर लें, उसको ना, बजाय इसको आप उसको हटा करके एक परेशानी और तकलीफ में सबको डाल दिया दोबारा से, ये ना करें आप। ये लोगों को तकलीफ ना दें, आप परेशानी दूर करें। आप बड़े हजरात जो बैठे हुए हमारे अफसरान बाला हैं या जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो जिनके हाथों में सब कुछ है, उनका काम है कि भाई उसको बेहतरीन दिन से मेंटेन करें, उसको आप रखें। हमें मना नहीं है, हम तो चाह रहे हैं सहूलत दें। आप भले प्राइवेट को बिठाएं, भले लेकिन हम सरकारी बिल्कुल एतराज़ ये करते हैं कि जब सरकारी लोग को इसकी तनख्वाह मिल रही है तो उनको साइड पे बिठाने का क्या मकसद है? वो जो इतना पैसा लाखों रुपया दे रहे हैं फिर इनको भी दे रहे हैं, कि डबल क्यों हो रहा है इस तरह का मामला? इसको ठीक करें। यार एम्प्लाई के तो आप भी एम्प्लाई हैं और भी लोग यहाँ पे एम्प्लाई हैं और आप सब जो लड़ रहे हैं, आप एक ही वाटर बोर्ड के अंदर काम करते हैं, एक ही साथ जो आप आपस में लड़ गए। तो पहली बात तो यही गलत, क्योंकि आप भी एम्प्लाई और वो भी एम्प्लाई। यहाँ तो वो लोग नहीं लड़ते, वो अपनी जगह से रो रहे हैं। वो यहाँ सही तो है। मेरे पास ये भी रिकॉर्ड है, आपने पूरी ज़िंदगी इस वाटर बोर्ड को दी। जब रिटायर होते हैं तो आपको पेमेंट नहीं दी जाती जब तक आप रिश्वत नहीं देते। आपको पैसे नहीं, इसी में वो अलग मसला है, वो एक अलग मसला है। आप देखें, नहीं देखें, ये 2 चीज़ें, आप 2 चीज़ों को मर्ज कर रहे हैं यहाँ पर, जो इस तरह ना करें। मेडिकल की बात कर रहे हैं तो फिर अगर उसकी बात करेंगे तो फिर ड्यूज देना भी उन ऊपर वालों का ही काम है, ठीक है ना। वो फिर हम उनसे मुतालबा करते हैं, जब इनकम इतनी है, इतना पैसा आ रहा है तो भाई वो पैसा जा कहाँ रहा है वो, ठीक है ना। हम उसका हिस्सा, हम उसमें काम करने वाले, हम लेने वाले नहीं हैं और ना हम देने वाले हैं। लेकिन हमारा फंड है, हमारे पैसे। मेरा सवाल शायद नहीं समझे। जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको अपने पैसे लेने के लिए दर की ठोकरें खाना पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो उसकी वजह ये है कि अभी फंड का पैसा नहीं है, आज मिलेगा कल मिलेगा, रिकवरी नहीं है। हालांकि रिकवरी बेहतर से बेहतरीन हो गई है, लेकिन उसके बावजूद पैसा नहीं मिल रहा। अगर आप प्राइवेट लोगों को हायर करके उनको पैसा दे सकते हैं तो वाटर बोर्ड के एम्प्लॉय को पैसा क्यों नहीं दे सकते? दूसरी नंबर बात, फिर मैं उस तरफ आऊँगा वापस कि वो लोग जो यहाँ से रिटायर हो गए उस काम को बेहतरीन जानते थे, मेंटेन करने की बात थी सारी, उसको आप करते उसको मेंटेन, उन्हीं को तनख्वाह देते। अगर उनकी तनख्वाह 1 लाख थी, आप उनको 25,000 रुपये में रखते, वो रिटायर होने के बाद आराम से बैठता, उसको जब तक पेंशन मिलती उसका काम 25,000 में चल जाता उसका। क्या मैं यहाँ सब उसको उनको जानते हैं, सब उनको, हम भी जानते हैं, वो हमें जानते हैं। क्या सिलसिला है? आए थे करप्शन को ख़त्म करने के लिए, आए थे कि उसको बिल को डाउन करने के लिए, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि वो अप हो रहा है। माजरत के साथ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरी उनसे कोई यारी है। बात है हक़ की, हमें मुलाजिमीन, हमें हमारा हक़ चाहिए, हम इसकी बात करते हैं, लेकिन बात हक़ की होनी चाहिए। अगर कोई काम अच्छा है तो हम बोलते हैं कि अच्छा है, लेकिन अगर गलत होगा तो हम बिल्कुल उसको बोलेंगे यार ये काम गलत हो रहा है। आप मुझे बताना, बिला वजह का अगर कोई इशू बनाता है तो ये गलत कर रहा है वो। जब अच्छा था, आप पूछें, उस वक्त भी इंटरव्यू दिया, जब ये प्राइवेट लोग बैठे हुए थे, हमसे पूछा गया, मेरा इंटरव्यू निकालें, उसमें मौजूद है। मैंने कहा बिल्कुल बेहतरीन काम है और ज़बरदस्त हो रहा है काम, ठीक है ना, सब मौजूद हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, अभी जो हो रहा है, आज 3 दिन से स्ट्राइक, ये अपनी जगह पर ठीक है कि 4 महीने से 6 महीने से अगर इनको तनख्वाह मिली तो इनके साथ भी पेट लगा, इनके पीछे भी 10 खाने वाले होंगे ना यार।
ये अकेला तो नहीं है बैठा हुआ बंदा कोई। जिस तरह हम तकलीफ में, ये भी तकलीफ में। असल बात एहसास की है, ऊपर वाले भी एहसास करें, ऐसा ना करें। ये जो जिस तरह मुल्क का हाल गया हुआ ना, जो वोटों के अंदर और जो हुकूमत के अंदर, वो नीचे तक वाटर बोर्ड को वैसा ना रिगड़ो यार। खुदा को मानो यार, अल्लाह का खौफ करो। मरना है और अल्लाह को जवाब देना है ना। लेकिन ऐसे बात इनकी भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि ये भी एक एम्प्लाई है। 20 मिनट हो चुका हूँ, अभी भी मैं यहाँ पर हुंदा स्पीड पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन दिखा सकता हुआ कि अभी यहाँ पे मैं मौजूद था, लेकिन डॉक्टर ईसा की कुर्सी खाली थी, लोग यहाँ पे खड़े हुए थे और लोग परेशान हो रहे थे। और ये साहब भी कह रहे हैं कि डॉक्टर ईसा साहब 5 बजे चले गए, लेकिन कई लोगों ने और हमने लिया तो उनका कहना है कि 4:45 बजे गए। हकीकत क्या है, इसका फैसला वो बड़े लोग करें। इन लोगों ने एक और इंतशाब किया कि जो यहाँ पे हाई पैमाने के लोग बैठे हुए, वो दोनों से गेम खेल रहे हैं, एक से नहीं, डॉक्टर उज़मा से और डॉक्टर ईसा से। और जो यहाँ के एम्प्लाई हैं, जो पूरी ज़िंदगी वाटर बोर्ड को देते हैं, उसके बाद भी जब वो रिटायर होते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ बना सकें, कोई एक झोपड़ी ले सकें, लेकिन वो पैसे भी उन्हें नहीं दिए जाते। वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि रिश्वत दोगे तो ये काम होगा, वरना नहीं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।